हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। कल हमने पढ़ा था भाग 17 राजभाषा। उसका अध्याय 1 संघ की भाषा क्या होगी, अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं कौन कौन सी होंगी। आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा, अध्याय 3। इसका उल्लेख 348 में किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कामकाज की भाषा कौन सी होगी। तो इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा हिंदी होगी। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि संसद और राज्य विधानसभा और विधानमंडल के कामकाज की आधिकारिक भाषा भी हिंदी होगी, परंतु जब तक हिंदी के लिए कोई विशेष उपबंध नहीं किया जाता तब तक अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाएगा। अब वो कैसे किया जाएगा ये भी हम आपको बता देते हैं। जब भारत देश आजाद हुआ तो अधिकतर कार्य अंग्रेजी में किए जाते रहे, क्योंकि जो जज वगैरह थे या बड़े बड़े अधिकारी थे वो अंग्रेजी नियुक्त होते तो उन्हें हिंदी अच्छे से आती नहीं थी। केवल थोड़ा बहुत बोलना आता था, टूटी फूटी हिंदी, लेकिन व्याकरणिक प्रयोग थोड़ी आता था उनको उसका। इसलिए भारतीय संसद ने यह कहा कि जब तक हिंदी में सारे कामकाज करना चालू नहीं हो जाते तब तक अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाए। संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद की अवधि रखी गई थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, अनुच्छेद 349, इसमें भाषा से संबंधित विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, परंतु राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिश के आधार पर विचार विमर्श करने के पश्चात ही मंजूरी देगा। इसका अर्थ यह है कि भाषा से संबंधित जो भी अधिनियम है संसद के समक्ष लाए जाएंगे। संसद के समक्ष लाने से पहले हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति भी भाषाई आयोग की सिफारिश के बाद ही मंजूरी देगा। अब ये विशेष निर्देश अध्याय 4 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 350, व्यथा के निवारण के लिए अभिवेदन में प्रयोग करने वाली भाषा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हम आपको आगे बताएंगे। नंबर 1, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। जो भाषाई अल्पसंख्यक भारत में रह रहे थे, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, उनके लिए मातृभाषा में ही प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा की सुविधाएं भारत सरकार को करनी होगी। और शिक्षा की सुविधाएं भारत सरकार के लिए से वो मांग भी कर सकते हैं और शिक्षा की सुविधाएं मातृभाषा में ही लेंगे वो। अब ऐसा क्यों होगा ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि एक आम इंसान या बच्चा, भाषा का विकास बचपन से ही होता है और प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा तक भाषा का विकास पूरा हो जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए ही भाषाई आधार के अल्पसंख्यकों के लिए रखा गया था। नंबर 2, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मतलब इनके अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त कौन करेगा, ये आपको हम बताते हैं। विशेष अधिकारी नियुक्त करेंगे भारत के राष्ट्रपति। अगर क्वेश्चन आ जाता है भारत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त कौन कर सकता है, तो वो है करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब अनुच्छेद 351, हिंदी के विकास के लिए क्या निर्देश, मतलब हिंदी के विकास के लिए कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। तो सीधी सीधी बात, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करे, उसका विकास करे, जिससे भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके हिंदी, और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची को आत्मसात करते हुए हिंदी का विकास करे। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के विकास के लिए एवं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो भी माध्यम मिले उन माध्यमों के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार करे। गांव में चौपाले लगाए, टीवी, रेडियो एवं अन्य जो भी कम्युनिकेशन के साधन है उनके माध्यम से भी हिंदी का प्रचार प्रसार करे, परंतु 8वीं अनुसूची को बिना छेड़छाड़ करे। 8वीं अनुसूची को तो आत्मसात करना ही पड़ेगा। 8वीं अनुसूची के साथ बिना छेड़छाड़ करे हिंदी का प्रचार प्रसार करे एवं उसके विकास के लिए वो सारे कदम उठाए जिससे हिंदी का सामाजिक
एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार हो सके। अब 351 के बाद आती है 8वीं अनुसूची। अब भाई 8वीं अनुसूची क्या, 8वीं अनुसूची में है क्या? 8वीं अनुसूची में संविधान से मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं को उल्लेख किया गया है। ये निम्न है: असमिया नंबर 1, नंबर 2 बांग्ला, नंबर 3 गुजराती, नंबर 4 हिंदी, नंबर 5 कन्नड़, नंबर 6 कश्मीरी, नंबर 7 मलयालम, नंबर 8 मराठी, नंबर 9 उड़िया, नंबर 5 पंजाबी, नंबर 10 पंजाबी, नंबर 11 संस्कृत, नंबर 12 तमिल, नंबर 13 तेलुगु, नंबर 14 उर्दू। ये 14 जो भाषाएं थी वो मूल संविधान में थी। मूल संविधान में ये 14 भाषाएं ही जोड़ी गई थी। ये अगर प्रश्न आ जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी प्रादेशिक, तो वो थी 14। वो मैंने आपको बता दी। बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967 जोड़ा गया। उसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा। अब सिंधी भाषा को क्यों जोड़ा गया? उस बाद में सिंधी भाषा को इसलिए जोड़ा गया कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जो सिंधी लोग भारत आए, उन्हें ऐसा न लगे कि हम दूसरे देश से पार्टीशन होके भारत में आए तो हमें हमारी भाषा का सम्मान नहीं मिल रहा है, हमें खुद का सम्मान नहीं मिल रहा है। उनमें राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए 21वां संविधान संशोधन 1967 जोड़ा गया। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ी गई। भाषाएं तो बहुत सारी थी भारत में। बाद में फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 कर जोड़ा गया। फिर बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली का 92वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। इस प्रकार आज संविधान में 22वीं अनुसूची में, आज संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। वो माफ कीजिए, वो गलत लिखा है। 22वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची है। जहां वो 22 लिखा है उसको 8वीं पढ़ा जाए। अब आगे क्या हुआ? अगर आपसे प्रश्न आ जाता है, ये टेबल इंपोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, याद रखना। इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो सबसे पहला तो ये है कि 21वें संविधान संशोधन 1967 जोड़ा गया, उससे जोड़ी गई सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 जोड़ा गया, उससे जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर बाद में 92वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, उसमें जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली। इस प्रकार संविधान में 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। अब दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। उन सब के नाम मैं आपको बता चुका हूं। फिर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं, तो आप बता देंगे वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अब आपको समझाते हैं भारत में बोलने वाले भाषाई परिवार कौन कौन से हैं। तो भारोपियन, भारत में 73% लोग बोलते हैं, मतलब भारतीय और यूरोपियन मिक्स भाषा को। द्रविड़ 25% लोग बोलते हैं। ऑस्ट्रिक 1.3% लोग बोलते हैं। चीनी तिब्बती 0.7% लोग बोलते हैं। अब आप सबके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब भारत की राजभाषा हिंदी बन गई तो इतने सारे काम जो अंग्रेजी में किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं? और ये लाजमी है प्रश्न बनना। तो मैं आपको बताता हूं इतने सारे काम अंग्रेजी में क्यों और कैसे किए जाते हैं, और हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं के साथ क्या षड्यंत्र हुआ है। अनुच्छेद 343 में हमें भारतीय राजभाषा हिंदी के रूप में प्राप्त तो हो गई, परंतु उसके साथ हुआ क्या? 343(1) के अंतर्गत भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित तो की गई। इससे राजनेता थे, उनने भारत की आम जनता की इच्छा का सम्मान तो कर दिया थोड़ा बहुत, और अपना वोट बैंक भी पक्का कर लिया। इसके बाद क्या हुआ? 343(2) उनने एक शर्त रखी कि भाई हम इसको अभी लागू नहीं करेंगे, तो जब हमारा संविधान लागू हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, इसके 15 वर्ष बाद ही लागू करेंगे। बोले क्यों?
बोले इसको इसलिए 15 वर्ष बाद लागू करेंगे क्योंकि जो काम अभी अंग्रेजी में हो रहा है उनको हिंदी में करने के लिए टाइम तो लगेगा। ठीक है भाई, हमने वो भी मान ली। फिर इसके बाद क्या हुआ, अनुच्छेद 343(3), इससे भारत सरकार ने असीमित शक्तियां प्राप्त कर ली साहब भाषा के संबंध में, कि नहीं 15 वर्ष के बाद भी भारत संघ पर अंग्रेजी की हुकूमत चलेगी। और रही सही कसर भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 ने पूरी कर दी। इसने साफ साफ कह दिया कि जब तक चाहे अंग्रेजी को भारतीय राजभाषा बनाया जा, मतलब भारतीय राजभाषा के रूप में रह सकती है। अब क्या आप ये बता, फिर धीरे 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 अब क्या ये बताएं आप कि ये क्या सही है, गलत है। फिर धीरे 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 क्या हुआ कि लोगों विद्रोह की भावना, तो अब धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है कि अब धीरे धीरे अधिकतर कार्य जो भी हैं वो राजभाषा मतलब हिंदी में या कोई जो राजभाषाएं हैं 22 8वीं उनमें भी कार्य करना प्रारंभ कर रही है, क्योंकि इससे जनता में राष्ट्रीयता का विकास भी तो होता है। कल आज ये इतना हमने आपको हिंदी का बेसिक लेक्चर दे दिया। बेसिक लेक्चर में हमने आपको सब समझा दिया भाषा होती क्या है। कल हम आपको पढ़ाएंगे वर्णमाला। वर्णमाला होती क्या है, शब्द अर्थ क्या होते हैं, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, सारी चीजें हम कल आपको समझाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को का बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें एवं अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक फैलाएं। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।